हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के मंथली एग्जाम का जो है क्या मई मंथ का क्या प्रश्न का हल करने वाले हैं, जो काफ़ी आसान तरीके से हम सभी प्रश्नों को आपको समझा कर हम क्या केमिस्ट्री का हल कराएंगे। तो ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखिए, क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या प्रश्न है? पहला नंबर प्रश्न, वह विलयन जिसमें एक ही तापमान एवं दाब पर विलय नहीं घुल सकता है वह कहलाता है। देखिए, उस विलयन का परिभाषा में दे बताना है, वह विलयन बताना है जिसका जो क्या है एक ही तापमान और दाब पर विलयन नहीं घुल सकता है। तो वैसे विलयन को हम क्या कह देते हैं? तो वैसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संतृप्त विलयन कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना? सी हो जाएगा। अब देखिए लिखा गया अगला नंबर प्रश्न कि कई घटकों से बने घोल घोल के लिए इन जिसमें प्रत्येक घटक का गुण उसके व्यक्तिगत गुण पर भारी योग्य होता है। तो देखिए, यानी उसके गुण का व्यक्तिगत गुण के भारी योग्य होता है। तो वैसे घोल को कैसा घोल कह दिए? तो वैसे घोल को हम लोग क्या कह देते हैं? आदर्श घोल कह देते हैं। आदर्श घोल कह देते हैं। कैसे कह देते हैं आदर्श घोल? यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखा गया तीन और एक उचित घोल है। तो ये पानी में नमक का घोल, स्याही, रक्त और स्टार्च का घोल। तो देखिए, उचित घोल जो हमारा है पानी में नमक का घोल कौन है? तो पानी में नमक का घोल एक उचित घोल है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु। तो देखिए, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या होता है? पीतल होता है। पीतल, यानी राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 नंबर लिखा है कि मोलर लता को दर्शाने के लिए प्रतीक। तो देखिए, मोलर लता को जो दर्शाया जाता है छोटका एम से, और मूल राता को दर्शाया जाता है बड़का एम से। मूल राता को दर्शाया जाता है बड़का एम से। ठीक है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा का बी हो जाएगा। लिखा गया है 6 नंबर को, वह विलय की सांद्रता विलायक में उसकी घुलनशीलता के बराबर होती। तो उस विलयन को कैसे क्या कहा जाता है? मैंने उस विलयन का हमें परिभाषा देना है कि जिसमें जिसमें सांद्रता विलायक में उसकी घुलनशीलता के बराबर हो जाती है। तो वैसे विलयन को हम कह देते हैं दोस्तों, वैसे विलयन को हम क्या कह देते हैं? तो संतृप्त विलयन कह देते हैं। वैसे विलयन को हम क्या कह देते हैं? संतृप्त विलयन। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? वह किसी तरल में गैसीय घुलनशीलता होती है। मैंने किसी तरल में गैसीय घुलनशीलता के बारे में संबंध में बताना है कि दाब घटने के साथ घटती है, दाब बढ़ने के साथ लिखा गया है बढ़ने तापमान के साथ बढ़ती है, बढ़ते तापमान के साथ घटती है, बढ़ते हुए लिखा गया डी नंबर की बढ़ते हुए दाब के साथ घटती है। तो इसका राइट आंसर 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा कि बढ़ते दाब के साथ क्या होती है? घटती है। बढ़ते दाब के साथ घटती है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि वह उस विकल्प जो अधिक ऊंचाई पर चलने पर सांस लेने में कठिनाई होती है वर्णन किया गया है। तो देखिए, वर्णन के कौन करता है? तो उस नियम के बारे में बताना है जिसमें ऊंच ऊंचाई पर चलने में सांस लेने में क्या हो जाती है? कठिनाई होती है। ठीक है, तो कौन सा नियम में बताया गया है? तो वह हमारे नियम में बताया गया है, वो हमारे हेनरी नियम में बताया गया। किस नियम में बताया गया? हेनरी नियम में बताया गया। ठीक है दोस्तों, किस नियम में बताया गया? हेनरी नियम। यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? हमारा ए नंबर हो जाएगा। 8 का कौन हो जाएगा? 8 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि पानी का वह विशेषता जो विलायक के रूप में इसके अद्वितीय गुणों का कारण बनती है। तो देखिए, अद्वितीय गुणों का जो कारण बनती है जल का, वो कौन सा गुण है? तो वह जो गुण है हमारा क्या है? ध्रुवीय। ध्रुवीय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर लिखा गया कि वह बंद प्रणाली में अवाष्पशील विलय वाला विलयन का वाष्प दाब सीधे रूप में उस किसके अनुरूप बदलता है? किसके अनुरूप बदलता है यह बताना है। विलय के मूल अंश के, विलायक के मूल अंश के, विलय के मूललता के और विलायक के मूललता के। तो जो बदलता है हमारा वो विलय के मूल अंश के बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? विलय के मूल अंश। यानी ऑप्शन नंबर 10 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 नंबर आंसर जो हमारा हो जाएगा, 11 नंबर का आंसर देखिए, वह विलयन जो अणुसंख्या गुण नहीं है। तो वह विकल्प जो अणुसंख्या गुण नहीं है। तो अणुसंख्या गुण कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो देखिए, पहला लिखा प्राशन दाब है, वाष्प दाब का कम होना यह भी है, हिमांक का उन्नमन यह भी है, मोलल उन्नयन स्थिरांक यह नहीं है। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? इसका डी सही उत्तर हो जाए। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि यदि विलय न तो संगुणन और न ही विघटन हो तो उसका वेंट हाफ कारक होता है। तो वांट हाफ गुणांक जो उसका होता है 1 होता है।
क्या होता है, 1 गुणा के 1 होने पर ना ही समगुणन होता है, ना ही जुड़ता है, ना ही हटता है। ठीक है, समझ गए। 13 नंबर लिखा है कि वह इकाई का नाम बताए जिसमें वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है। मैंने जिसमें वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है उस इकाई का क्या नाम है, तो उस इकाई का नाम है पीपीएम। पीपीएम उसका नाम है, यानी पार्ट प्रति मिलियन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर लिखा गया कि किसी दिए गए तापमान पर समान प्रासरणी दाब वाले 2 घोल कहलाते हैं। तो वैसे घोल को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है। तो वैसे घोल को हम क्या कह देते हैं, आइसोटोनिक घोल कह देते हैं, आइसोटोनिक। यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। 14 का हमारा क्या राइट आंसर, सी हो जाएगा। देखिए एक बार और प्रश्न समझ लिए कि दिए गए तापमान पर समान प्रासरणी दाब वाले 2 घोल, मतलब 2 घोल है जिनका प्रासरणी का दाब समान है। तो वैसे दाब समान जब होंगे तो उन दोनों घोलों को आइसोटोनिक घोल कह देते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 15 नंबर लिखा गया है कि जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है। मान चलिए पानी में आप, यह क्या जल है, इसमें क्या हम डाल दिए, इसमें नमक डाल दिए, तो उस समय क्या होता है आपके बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया कि पानी का हिमांक कम हो जाता है, पानी का हिमांक बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक प्रभावित नहीं होता है, पानी का क्वथनांक घट जाता है। देखिए इसका राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, पानी का क्वथनांक जो होता है, सॉरी पानी का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए का हमारा सही हो जाएगा 15 नंबर का। ठीक है, 16 नंबर लिखा है बिजली के अच्छे संवहन के लिए सर्वोत्तम विकल्प होता है। बिजली का अच्छे संवहन के लिए जो अच्छा विकल्प है, नल एवं समुद्र जल के दोनों, नल और समुद्र जल दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से सजातीय मिश्रण के लिए सर्वोत्तम विकल्प होता है। सजातीय मिश्रण के लिए सर्वोत्तम विकल्प है क्या, गंदे नाली का पानी या स्टार्च का घोल, और लिखा गया छाछ का घोल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो इसमें राइट आंसर इसमें कोई नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हमारा जो लिखा गया है कि 200 मिलीलीटर घोल में 2 ग्राम NaOH मौजूद है, तो इसकी मोलरता ज्ञात करें। सॉरी मोलरता ज्ञात करनी। मोलरता का जो सूत्र होता है उस सूत्र पर हम बैठा कर इसको ज्ञात कर। मोलरता किससे लिखते हैं, तो बड़का एम से लिखते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है WA गुणे 1000 बटे में एम ए गुणे कितना होता है, भी एम ए गुणे होता है भी। यानी देखिए हम WA का मान दिए कितना, 2 ग्राम 1000। तो हमारे क्या 1000 किसके लिए लगाए कि मिलीलीटर में, इसलिए 1000 से हम क्या गुणा किए, नहीं तो हम गुणा नहीं करते। एम ए क्या है, तो NOH का क्या है, आणविक द्रव्यमान। तो हम क्या चुपचाप रख देंगे। तो हमारा क्या WA का दिया है 2 दिया है, और 1000 हमारा ये क्या हो जाएगा सूत्र में है, और 200 दिया है हमारा, क्या 200 हमारा दिया है दोस्तों। सॉरी एक बार देख लीजिए फिर से, 2 गुणे 1000 हमारा क्या हो जाएगा 1000, तो एक डबल जीरो दे दिए, तो 2 गुणे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या NOH का आणविक द्रव्यमान 40, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 क्या उसका मिलीलीटर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब 200 ले 1000 5 मरतबे 8 5 से क्या हो जाएगा 40, और 2 ले 4 कितने मरतबे, 2 ले 8 कितने में, तो 4 यानी 1/4 हो जाएगा। यानी 1/4 को जब हम 1 ले 4 में भागा देंगे तो 0.25 हमारा क्या आ जाएगा इसका उत्तर। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.25, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 नंबर का। ठीक है, 19 नंबर का लिखा गया है कि 36 ग्राम पानी एवं 46 ग्राम ग्लिसरीन घोल के लिए ग्लिसरीन का देखिए आणविक सूत्र दिया है, और का मोल अंश होगा। तो देखिए इसका जो अब हल के जो मोल अंश का सूत्र होता है, देखिए ग्लिसरीन का निकालना है तो ग्लिसरीन का ऊपर लिख दीजिएगा मोल, ग्लिसरीन का मोल, अब बटे क्या पानी का मोल, अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा पानी का जो मोल वो लिख दीजिएगा, और ग्लिसरीन का मोल। इसको जब डिवाइड करिएगा, हल करिएगा, तो जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा, तो जो हमारा क्या उत्तर प्राप्त होगा 0.20 प्राप्त हो। यानी 19 नंबर का हमारा जो राइट आंसर कौन हो जाएगा, 19 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि किसी विलयन घटक का आंशिक दाब सीधे उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। किसे कहते हैं, मैंने मूल अंश के समानुपाती। यह जो नियम है किस नियम ने दिया है, तो यह जो हमारा नियम दिया है राहुल भैया ने दिया है। किसने दिया है, तो राहुल जी ने यह नियम दिया है। नहीं, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 20 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए हमारा 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है वह बताना है। गर्म करने
पर अचानक ठोस से तरल में परिवर्तित, बिल्कुल हम गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है। इसका गलना निश्चित नहीं होता, जो क्या ऑप्शन नंबर हमारा क्या जगह बी सही हो जाए, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो देखिए यह क्वथनांक उसका निश्चित होता है, यह गुण उसका होता है। तो देखिए इसमें गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय या अनाकार ठोस है, मानी गैर क्रिस्टलीय मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का बताना है। तो देखिए हीरा तो हमारा क्या ससंयोजित ठोस है, कहाँ से हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाए। ग्रेफाइट भी हमारा ससंयोजक ठोस है। ठीक है, संधारण नमक जो हमारा NaCl होता है वो क्या है, आयनिक ठोस है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस यानी गैर क्रिस्टलीय या चाहे अनाकार ठोस कह लीजिए। निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है, तो देखिए आणविक ठोस आप बताना है। तो NaCl हमारा आयनिक ठोस है, एल्युमिनियम क्या है तो धात्विक ठोस, PO4O10, तो ये जो हमारा क्या है, यह हमारा क्या है दोस्तों, तो यह हमारा आणविक ठोस यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सही हो क्या है, सहसंयोजक ठोस है। ठीक है, SI2 सहसंयोजक ठोस। अब देखिए 24 नंबर लिखा है कि सरल घन घन जालक के इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं। देखिए सरल घन माने SSC में पूछ रहे परमाणु संख्या, तो SSC में परमाणु संख्या 1, FCC में परमाणु संख्या 4 और BCC में परमाणु संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, नहीं SSC की बात यानी 1 हो जाएगा। एक एक मोनोटॉपिक पदार्थ की FCC इकाई सेल में निहित परमाणु से, तो FCC में परमाणु संख्या क्या होती है, 4 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए लिखा गया है कि BCC संरचना प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी, तो BCC में कितना, 2। मैंने देखिए तीनों पूछ लिया गया, एक लगातार पूछ लिया, ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिस्टल तंत्र में कुल आकाशीय जालकों की संख्या जो होती है, आप क्या जानते हो, क्रिस्टल तंत्र में कुल आकाशीय जालकों की संख्या 14 होती है, बी इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर लिखा गया निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक बताना। तो हीरा तो नहीं होता है, शुष्क बर्फ यह भी नहीं होता है, सल्फर नहीं होता है, ग्रेफाइट जो हमारा क्या है, हीरा का सॉरी क्या है, ग्रेफाइट जो हमारा क्या है, विद्युत का सुचालक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर लिखा गया सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस का सटीक उदाहरण। तो देखिए सहसंयोजक ठोस का जो हमें सटीक उदाहरण जो हमारा इसमें ऑप्शन के अनुसार है, ये तीनों नहीं होगा, SI, C जो हमारा क्या हो जाए, सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर पर 30 नंबर लास्ट का प्रश्न लिखा गया कि क्रिस्टल जालक में आयोडीन अणु कैसे बने। तो क्रिस्टल जालक में आयोडीन अणु जो होते हैं वान डेर वाल्स बल द्वारा बड़े होते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए। तो ये थे हमारे क्या प्रश्न इतने, तो आपका कितना सही हुआ था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। और इस वीडियो का शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी मिला सके, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।